हम आ गए हैं पीजीपीपी के अंदर सेक्शन 36 के अंदर जो डिडक्शन है वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आता है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड है, उसके ऊपर उसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, देन वो है अलाउड हो जाएगा। फिर है हेल्थ और मेडिकल और इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय अदर देन केस, मतलब एम्प्लॉय का है हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे किया, ये एक्सपेंडिचर किया है तो वो अलाउ हो जाएगा। अदर देन केस भी हुआ ना तो भी वो अलाउ हो जाएगा। अदर देन केस में बैरियर चेक, क्रॉस चेक ये भी अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, केस नहीं होना चाहिए बस अलाउ करने के लिए, ये ध्यान रखना। फिर बोनस और कमीशन पे किया है किसको, एम्प्लॉयज़ को बोनस और कमीशन दिया है, अलाउ हो जाएगा। लेकिन इसमें सेक्शन 43B की कंडीशन है, वो ध्यान में रखते हुए मतलब अलाउ होगा। मतलब उसमें ये है कि एक्चुअल बेसिस पे है, पे हो जाना चाहिए। ठीक है, ड्यू डेट पे। फिर है 4th नंबर पे मैं ये सेक्शन जो 43B है ये डिटेल में, ये सेक्शन जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद मैं आपको करवा दूंगी और उस सेक्शन को करवाते टाइम यहाँ पे लिंक करवा दूंगी इस पॉइंट को। ठीक है, फिर अब इंटरेस्ट ऑन लोन है फॉर बिजनेस पर्पस। लोन लिया है किस किस के लिए, डिप्रिशिएबल एसेट्स एक्वायर करने के लिए अगर लोन लिया है बिजनेस ने और बिजनेस के पर्पज़ के लिए वो एसेट है वो एक्वायर किया डिप्रिशिएबल एसेट्स, देन अगर इंटरेस्ट जो होगा अप टू पुट टू यूज़ तक हुआ तो उसको क्या करेंगे, उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दो और फिर डेप्रिशन बाद में डेप्रिशन चार्ज कर लेंगे, वहाँ पे इंटरेस्ट को कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। और अगर इंटरेस्ट जो हुआ वो आफ्टर पुट टू यूज़ है तो क्या करोगे, तो उसको अलाउ कर देंगे अंडर सेक्शन 36 में। और डेप्रिशिएबल एसेट्स के अलावा अगर अदर केस में लोन लिया है तो अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 36 में। ठीक है, बाद में आता है डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, इस पे अलाउ हो जाएगा। एक्सपेंडिचर किया है वो और अमोर्टाइज्ड होगा ओवर लाइफ ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, अब पॉइंट आता है एम्प्लॉयर है कंट्रीब्यूशन कर रहा है फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़ कर रहा है एम्प्लॉयर, लेकिन ध्यान रखना है किस किस के केस में अलाउ होगा, वो होगा स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड एंड एनी अदर फंड एज पर लॉ। ठीक है, इस केस में डिडक्शन अलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 36 एंड सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। इसमें जैसे ड्यू मैंने बताया आपको बोनस कमीशन दे रहे हैं एम्प्लॉय को, उस केस में भी सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B आया था। इसमें ड्यू डेट ऑफ ROA तक एक्चुअल में जो है ये जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह है ना, इसमें तो डिपॉजिट हो जाना चाहिए और उसमें एक्चुअल में पे हो जाना चाहिए उनको बोनस वगैरह। ठीक है, तो अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो प्रोविडेंट फंड वगैरह है, सुपर एन्युएशन फंड हो गया, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड हो गई, ये अनरिकग्नाइज्ड हो गए ना तो डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। रिकग्नाइज्ड होना ज़रूरी है अगर डिडक्शन लेना है तो। फिर एक आता है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन CCD2। अच्छा ठीक है, CCD2 वाला ही है शायद ये, हाँ, जिसमें एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी का बेसिक प्लस DA अगर है तो दोनों में से लोअर जो होगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 में ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा टूवर्ड्स PF ESI सुपर एन्युएशन फंड। पहले वाले केस में एम्प्लॉयर का था, अब यहाँ पे एम्प्लॉय का है तो डिडक्शन अलाउड होगा इफ़ अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ दैट फंड। ड्यू डेट होगी ना उससे उसके टाइम पे या फिर उससे पहले मतलब डिपॉजिट करती हो अमाउंट, तब डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। फिर इफ़ नॉट डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर अप टू ड्यू डेट ऑफ दैट फंड देन अमाउंट विल बी डीम्ड टू बी इनकम अंडर PGBP। पहले हमने करा था एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड ESI सुपर एन्युएशन फंड के लिए। तो वहाँ पे डिडक्शन अलाउ होगा अगर ये जो अमाउंट है ना PF में ESI में इनमें ये जो अमाउंट है वो डिपॉजिटेड कर दे ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ दैट फंड। अगर ये अमाउंट डिपॉजिट हो जाए इस डेट पे इस टाइम पे दिन डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। और ये अमाउंट जो है डिपॉजिट नहीं की जाती है अप टू ड्यू डेट ऑफ दैट फंड, देन जो ये अमाउंट है विल बी डीम टू बी इनकम अंडर PGBP में इसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर 9 आता है एनिमल जो बिजनेस के अंदर यूज़ आ रहे हैं
ये ध्यान रखना, जो एनिमल्स है बिजनेस में यूज़ आने चाहिए, ना कि स्टॉक इन ट्रेड में पड़े हो। तो एनिमल जो यूज़ आते हैं तो उनका डिडक्शन अलाउ हो जाएगा पीसीपीपी में। कब होगा? उस साल होगा जिस साल जो एनिमल है वो या तो परमानेंटली यूज़लेस हो जाए या फिर वो मर जाए एनिमल। उस केस में उसका जो एक्वायर की थी वो अमाउंट, मतलब कॉस्ट ऑफ एनिमल माइनस अगर कोई स्क्रैप वैल्यू बची है ना उसको लेस कर दो, तो बाकी जो बचेगा वो रिडक्शन अमाउंट अलाउड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आता है बेड डेट्स वाली पॉइंट। अब ये देखो कि बेड डेट्स है ये, ठीक है, एक्चुअल बेड डेट्स हुआ, अगर सेल किया है फिर बेड डेट्स हो गया, वो फुली अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर लोन दिया है तो वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन लोन के केस में ये ध्यान रखना, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, हाँ, लोन वाले केस में ये ध्यान रखना, एक्सेप्ट मनी लेंडिंग बिजनेस, जो बिजनेसेस जिनका काम लोन लेना देने का ही होता है तो उनको यहाँ पे लोन अगर दिया है बेड डेट हो जाए तो वहाँ वो अलाउ हो जाएगा। एक्चुअल बेड डेट वाला केस यहाँ पे है प्रोविज़न फॉर बेड डेट। प्रोविज़न फॉर बेड डेट अलाउ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बैंक के केस में। बैंक के केस में अलाउ होगा, कितना होगा क्या होगा ये हम बाद में अलग तरीके से देखेंगे। अब हम देखते हैं बेड डेट के केस में। बेड डेट जो है वो रिटर्न ऑफ होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। किस मतलब प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन जो है क्लेम किया गया था उसमें बेड डेट्स को रिटर्न ऑफ करना चाहिए। ठीक है, राइट ऑफ कर देना चाहिए। अब क्या होता है कि राइट ऑफ कर दिया एंड डिडक्शन है वो भी क्लेम कर लिया, तो अब क्या करता है कि बेड डेट का रिकवरी हो गई, तो अब जिस साल रिकवरी होगी ना उस साल उस बेड डेट रिकवरी के अमाउंट को टैक्सेबल किया जाएगा अंडर पीसीपीपी हेड में। ठीक है, इन द ईयर ऑफ रिकवरी। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि ये 1 लाख का बेड डेट है जिसमें 60,000 वो रिटर्न ऑफ कर दिया एंड डिडक्शन भी वहाँ पे क्लेम कर दिया, अलाउड भी हो गया। ठीक है, राइट ऑफ किया, अलाउ हो गया। फिर 40,000 उसको रिटर्न ऑफ नहीं किया। ठीक है, अब उसका रिकवरी अगर हो जाता है, अगर 35,000 ही उसकी रिकवरी होती है तो उस केस में टैक्सेबल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो रिकवरी अमाउंट है वो नोट रिटर्न ऑफ की से एक्सीड नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे दूसरा केस है 45,000 की रिकवरी अगर होती है तो ये कितना एक्सीड करती है नोट रिटर्न ऑफ से, तो ये 5,000 एक्सीड करती है, तो ये अमाउंट टैक्सेबल होगी रिकवरी के केस में, ये ध्यान रखना। तो रिकवरी के केस में टैक्सेबल तो होगी रिकवरी अमाउंट, लेकिन कितना टैक्सेबल होगी? बेड डेट्स रिकवर्ड इन एक्सेस ऑफ नोट रिटर्न ऑफ, नोट रिटर्न ऑफ बेड डेट्स है उससे एक्सेस में कितना रिकवर्ड हो रहा है वो अमाउंट टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब टैक्सेबल जो होगी वो तभी होगी अगर एसएससी जो है क्लेम करता है डिडक्शन बेड डेट्स का वो, और एसएससी जो रिकवर करता है वो दोनों एसएससी सेम हो, तो उसी केस में टैक्सेबल किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स जो है वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन वो बैंक को अलाउ हो जाएगा। तो बैंक के केस में अगर इंडियन बैंक है, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल एंड कोऑपरेटिव बैंक है, उस केस में कितना अलाउ होगा और बाकी बैंक के केस में कितना अलाउ होगा। तो इंडियन बैंक के केस में ये देखो कि 8.5% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम, उसका 8.5% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम प्लस में 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांस मेड बाय द रूरल ब्रांचेस। जो रूरल ब्रांचेस है वो एडवांस जो पेमेंट कर रही है किसको? इंडियन बैंक को, उसका एग्रीगेट करेंगे, एवरेज करेंगे, उसका 10% लेंगे, प्लस में करेंगे 8.5% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम ऑफ द बैंक। और बैंक के केस में देखो, ये देखो कि टोटल इनकम बिफोर, मतलब टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन जो है वो ग्रोस टोटल इनकम है उसका 8.5% कर लेंगे और प्लस में 10% वाला कर लेंगे। और इंडियन बैंक के अलावा जैसे फॉरेन बैंक हो गए, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गए, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, एनबीएफसी, इनके केस में 5% ऑफ जीटीआई हो जाएगा। अब ये तो बैंक के केस में प्रोविजंस हो गए। अगर बैंक के केस में एक्चुअल बेड डेट्स डिडक्शन इन केस ऑफ बैंक के केस में क्या होता है कि टोटल एक्चुअल बेड डेट्स जितना राइट ऑफ किया है उसमें से लेस कर दो प्रोविज़न तुमने अभी तक अप टू ईयर तक प्रोविज़न जो तुमने किया है, प्रोविज़न बनाया है बेड डेट के लिए, वो लेस करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगी ना वो एक्चुअल में बेड डेट डिडक्शन तुम ले सकते हो।
क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि तुम बेड डेट का भी अलग से ले लो, प्रोविज़न बना रहे हो उसका भी ले लो, तो दोनों जगह डिडक्शन नहीं मिल सकता। तो अगर एक्चुअल बेड डेट जितना राइट ऑफ किया उसमें से प्रोविज़न लेस कर दो अभी तक का, और रिमेनिंग होगा वो एक्चुअल बेड डेट्स डिडक्शन है, वो तुम बैंक के केस में ले। एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड है कौन से बिजनेस में, शुगर को मैन्युफैक्चर करने के बिजनेस में कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड है। वो क्या करती है, शुगर बनाने के लिए शुगर केन को परचेज करती है। तो ये जो परचेज करेगी ना, तो परचेज जितने अमाउंट पे करेगी तो वो उस अमाउंट का क्या है, डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 36 में। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि जिस प्राइस पे शुगर केन परचेज करते हैं वो या तो इक्वल होनी चाहिए या लेस देन प्राइस होनी चाहिए, और वो प्राइस कौन सी होनी चाहिए, फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट फिक्स करेगी, उस प्राइस से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा अंडर सेक्शन 36 में परचेज ऑफ शुगर केन वाला पॉइंट। फिर मार्केट टू मार्केट लॉस और अदर एक्सपेक्टेड लॉस जो होता है उसमें भी डिडक्शन मिल जाएगा अगर वो एज पर द ICDS हुआ तो। ठीक है। अब एक है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एंड कमोडिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है, CTT और STT पेड, अगर ये दोनों पे किए जाते हैं तो अलाउ हो जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 36। लेकिन इफ़ शेयर्स, यूनिट्स और कमोडिटीज़ अगर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड अगर रखा जाता है तभी डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, डिडक्शन है जो अलाउ होता है ओनली टू कंपनीज़ को ही अलाउ होगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ के फैमिली प्लानिंग के लिए एक्सपेंसेस किए जाते हैं। प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ डिडक्शन अलाउ होगा ओनली टू कंपनीज़। रेवेन्यू नेचर का हुआ तो 100% अलाउ हो जाएगा। कैपिटल नेचर का हुआ तो वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होगा इन तो 5 ईयर्स में। और अब जो एक्सपेंडिचर हुआ ना फैमिली प्लानिंग पे, तो ये कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ भी होगा सेम कैसे, जैसे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हम करते थे ना कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, वैसे के वैसे होगा। और इन केस ऑफ अमालगमेशन डी मर्जर तो रिमेनिंग जो डिडक्शन होगा वो अलाउ हो जाएगा अमालगमेटेड और रिजल्टिंग कंपनी को। तो ये ध्यान